तो दो तीन चार नाम कॉमन वो फॉरेनर्स लेते हैं। सबसे पहले गांधी, दूसरा ताजमहल, तीसरा जातिवाद। सब बहुत अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, गरीबी, स्लम, झोपड़पट्टी और बिल्कुल क्रिमिनल्स जैसे मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। सुरक्षित नहीं है भारत में ट्रैवल करना। अब देख लीजिए, अभी 3 राज्यों में बीजेपी सरकार के जीतने के बाद में बहुत सारे फॉरेन मीडिया के आर्टिकल्स देख लीजिए। अभी भी अधिकतर अमेरिका के स्टेट्स में जो नाबालिग बच्चियों के साथ में होने वाले जो विवाह है ना, वो अभी भी लीगल है, बिल्कुल। और हजारों ऐसे विवाह हर वर्ष अमेरिका में होते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिखा पाए। अगर कोई फिल्म मेकर दिखाता भी है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं जानता हूं कि 2023 की बॉलीवुड और हॉलीवुड की वर्स्ट मूवीज़ की लिस्ट मेरी अभी डालना बाकी है। दोनों की बेस्ट मूवीज़ की लिस्ट मैंने अपलोड कर दी है। अगर उन दोनों वीडियोज़ को आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उन्हें अवश्य देखना। बहुत सारी नई नई फिल्मों के बारे में आपको उनके माध्यम से जानने को मिलेगा। दोनों वीडियोज़ की लिंक मैं आपको नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। तो वर्स्ट मूवीज़ की लिस्ट तो मैं डालूंगा ही आने वाले 1-2 दिनों में, पर अभी थोड़ा सा मैं बिजी भी हूँ। आप देख सकते हैं खेत में ही मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर साउथ कोरिया में भारतीयों के विरुद्ध होने वाला जो भेदभाव है उसको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। कई सारे वीडियोज़ अभी पिछले 1 हफ्ते में वायरल भी हुए हैं। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि अचानक से अभी ये वीडियोज़ क्यों वायरल हुए। हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े चैनल्स ने इस पर वीडियो बनाए हैं, इस कारण से ये अभी चर्चा हुई होगी। पर ये अभी क्यों हुआ, ये मतलब मेरी समझ से परे है, क्योंकि ये विषय कोई अभी का तो है नहीं, काफ़ी लंबे समय से चलते आया है। और मैंने भी हमारे चैनल पर काफ़ी लंबे समय से मैंने कई बार आपको ये उदाहरण भी दिया है, कई बार मैंने आपको बताया भी हुआ है कि भाई आप जस्ट यूट्यूब पर जाकर के रेसिज्म इन साउथ कोरिया सर्च कर लीजिए। कई बार मैंने बोला हुआ है। हमारे चैनल से जुड़े हुए जो मित्र हैं वो ऑलरेडी इस विषय के बारे में जानते ही होंगे। तो देखिए, मैंने जब भी आपको ये उदाहरण दिया है ना कि पूरे विश्व में सभी प्रकार के माइनॉरिटीज़ अगर किसी देश में सबसे सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीते हैं तो वो एकमात्र भारत ही है। और इसके बारे में उदाहरण देते हुए मैंने आपसे इससे पहले कई बार कहा हुआ है कि आप देख लीजिए अमेरिका में कितना रेसिज्म होता है, भेदभाव होता है। साउथ कोरिया के बारे में आप जस्ट यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए रेसिज्म इन साउथ कोरिया। तो ये काफ़ी लंबे, कई पुराने 3-3, 4-4 वर्ष पुराने वीडियोस भी आपको इसके बारे में मिल जाएंगे, भारतीयों के विरुद्ध होने वाले रेसिज्म के। तो चलिए, भले ही अभी ही सही पर इसके बारे में चर्चा हुई, तो इसके काफ़ी सारे अलग अलग पहलू हैं जिन्हें सामने लाना आवश्यक है। तो विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अंत तक आप अवश्य देखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अब देखिए, इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसी विषय से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी मित्र अवश्य उत्तर देना। अगर मैं आपके सामने चीन ये नाम लेता हूं, चाइना ये नाम लेता हूं, तो सबसे पहले आपके मन में कौन सा चित्र सामने आता है या कौन सी बात आपके मन में आती है? स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे मित्रों के मन में मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, शाओलिन, ब्रूस ली, जैकी चैन, या चाइनीज़ लोग कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, या फिर कितनी उनकी एकाग्रता होती है, निंजा टेक्निक्स और वगैरह वगैरह, ये सब बातें आपके मन में, अधिकतर मित्रों के मन में आई होंगी, बराबर। इसके बाद में अगर मैं आपके सामने अमेरिका नाम लेता हूं तो क्या बात आपके मन में आती है? सुपर पावर, बराबर। या फिर जापान में आपके सामने नाम लेता हूं तो कौन सी बात आपके सामने, आपके मन में आती है जापान शब्द लेने के बाद में? तो आपके सामने तो एनीमे आएगा। और एनीमे में भी जो हम देखते हैं कि वे अपने कल्चर का कितना सम्मान करते हैं, या फिर कितने हार्ड वर्किंग होते हैं, किसी भी बात को लेकर के कितनी उनकी लगन होती है, कितनी मेहनती होते हैं, कितने पुरुषार्थी होते हैं, कोई भी बात जल्दी वो छोड़ते नहीं हैं, एक बात पकड़ ले तो, वगैरह वगैरह। ये सब बातें, एक चित्र जापान के प्रति मन में बना हुआ है ना। साउथ कोरिया अगर मैं आपके सामने शब्द लूँ तो कौन सी बात आपके सामने सबसे पहले आती है? एक बहुत ही सपनों की दुनिया, जैसे कि सब कुछ गुलाबी गुलाबी, प्यारा प्यारा, बहुत मीठा मीठा सब कुछ, प्यारे प्यारे पेड़, गुलाबी गुलाबी पेड़ और बहुत मधुर स्वभाव वाले लोग वगैरह, इस प्रकार की एक चित्र, स्ट्रॉबेरी से भरी दुनिया, लाला लैंड जैसे ये आएगा। जो मित्र कोरियन ड्रामास देखते होंगे उनके मन में तो अवश्य साउथ कोरिया के प्रति एक ऐसा ही चित्र बना हुआ होगा। अब ये सारी बातें ये कैसे आई हमारे मन में? चीन के प्रति, जापान के प्रति, अमेरिका के प्रति, साउथ कोरिया के प्रति कैसे ये चित्र हमारे मन में बना? कभी सोचा है आपने? मतलब 99.99% लोग तो नहीं गए होंगे ना साउथ कोरिया, चाइना, अमेरिका, जापान में तो नहीं गए होंगे अधिकतर। फिर भी ये चित्र हमारे मन में बना है, तो कैसे बना है?
फिल्मों के माध्यम से, वहाँ बनने वाले कंटेंट के माध्यम से किसी भी देश को वो अपने देश से बाहर जिस माध्यम से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कोई भी देश जब अपने आप को प्रस्तुत करता है, रिप्रेजेंट करता है अलग दूसरे देशों के सामने, बाहर पूरे विश्व के सामने, तो वो फिल्मों के माध्यम से ही, कंटेंट के माध्यम से, चाहे वेब सीरीज़ हो, फिल्में हम एक शब्द उपयोग कर लेते हैं, तो उसके माध्यम से ही हमारा एक दृष्टिकोण, हमारी एक भावना उस देश के प्रति, वहाँ के कल्चर के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति बनती है। देखिए, हमारे चैनल पर सबसे पहला कोरियन ड्रामा मैंने जिसका रिव्यू किया था वो था इट्स ओके टू नॉट बी ओके, बराबर, सबसे पहला कोरियन ड्रामा। अभी भी आप वो रिव्यू उठा कर देख लीजिए, उसमें मैंने एक बात कही थी, मेरी पत्नी मैंने भी सबसे पहले वही कोरियन ड्रामा मेरे साथ ही देखा था, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। और वो देखने के बाद सबसे पहली बात मेरी पत्नी ने क्या पूछी थी पता है मुझसे, कि यार ये साउथ कोरिया के लोग सच में इतने मधुर स्वभाव वाले होते हैं क्या, इतना अच्छा स्वभाव होता है क्या सबका वहाँ पर? सबसे पहली बात उसके मन में यही आई। तो देखिए, एक हमारा दृष्टिकोण कैसे बन जाता है। अब सोचिए भारतीयों के प्रति, अगर मैं आपसे भारत शब्द में आपके सामने लेता हूं, या सोचिए किसी बाहरी व्यक्ति के सामने, किसी फॉरेनर के सामने भारत शब्द लिया जाएगा, तो उसका भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण कैसा होगा? क्या उसके मन में सबसे पहली बात आएगी? क्या सब बहुत अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, गरीबी, स्लम, झोपड़पट्टी और बिल्कुल क्रिमिनल्स जैसे मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, सुरक्षित नहीं है भारत में ट्रैवल करना, अधिकतर फॉरेनर्स की मेंटेलिटी है। हालांकि पिछले 3-4 वर्षों में ये भावनाएं बदली है, जब से इंटरनेट पर लोग ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगे हैं। बहुत सारे फॉरेन के जो व्लॉगर्स हैं वो भारत में आए हैं, उन्होंने वो कंटेंट डाला है, उस कारण से थोड़ा थोड़ा भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण अभी थोड़ा सा कुछ बदलने लगा है, पर वो भी कुछ 2-4% केवल दृष्टिकोण बदला है। अधिकतर फॉरेनर्स का भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण यही है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए सेफ नहीं है, भारत बहुत खराब है, भीड़ और बस गंदगी, क्रिमिनल्स, अनसिविलाइज्ड लोग, इस प्रकार का दृष्टिकोण भारत के प्रति अधिकतर बना हुआ है। और आप YouTube पर चले जाइए, बहुत सारे वीडियो सर्च कर लीजिए कि फॉरेनर्स का भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या फॉरेनर्स भारत के बारे में क्या सोचते हैं। इसको लेकर बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस आपके सामने आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हुए हैं, उनमें एक बात मैंने कॉमन देखी। किसी भी व्यक्ति से अगर ये पूछा जाता है ना कि इंडिया, ये शब्द सुनते ही सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, तो 2-3-4 नाम कॉमन वो फॉरेनर्स लेते हैं। सबसे पहले गांधी, दूसरा ताजमहल, तीसरा जातिवाद, इस प्रकार के कॉमन कुछ 3-4 उत्तर आपको देखने को मिलेंगे। अब फॉरेनर्स का भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण कैसे बना, चाहे वो स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म हो, या गांधी मूवी हो, या फिर अधिकतर बॉलीवुड का जो कंटेंट है वो भारत को पूरे विश्व के सामने इसी प्रकार से प्रस्तुत करता है। भारत की छवि पूरे विश्व के सामने धूमिल करने का काम अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वो केवल और केवल बॉलीवुड है, और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। हमारे आत्मसम्मान को, हमारे स्वाभिमान को, भारत के, हमारे मतलब भारत के आत्मसम्मान को, भारत के स्वाभिमान को पूरे विश्व के सामने कुचलने का, पैरों तले रौंदने का काम अगर किसी ने किया है तो वो केवल और केवल बॉलीवुड है। आप सोच लीजिए, आप कल्पना करिए, नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट कोई फॉरेनर बैठकर अपने घर में देखता है तो उसके मन में क्या विचार आएगा, भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या बनेगा, कि भारत एक इस्लामोफोबिक देश है, बराबर। आप देख लीजिए, अभी 3 राज्यों में बीजेपी सरकार के जीतने के बाद में बहुत सारे फॉरेन मीडिया के आर्टिकल्स देख लीजिए। हालांकि फॉरेन मीडिया के अपने भी अलग अलग उद्देश्य है, उसके पीछे केवल बॉलीवुड ही एक कारण नहीं है, पर जो आम जनता है उनका अधिकतर देखने का दृष्टिकोण किसी भी देश के प्रति वो फिल्मों के माध्यम से, वहाँ बनने वाले कंटेंट के माध्यम से ही बनता है। और बॉलीवुड ने हमेशा से भारत की छवि को बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। बॉलीवुड जिन फिल्मों को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करता है, उन फिल्मों की लिस्ट आप बना लीजिए, चाहे वो हैदर हो या फिर इवन चक दे इंडिया जैसे स्पोर्ट्स ड्रामा भी हो, बहुत सारी फिल्में हैं। उनके माध्यम से बॉलीवुड ने विश्व को क्या बताने का प्रयास किया कि भारत एक बहुत ही भयानक ऐसा इस्लामोफोबिक देश है, यहाँ पर बस लिंचिंग होती है, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ अगर पूरे विश्व में कहीं पर असुरक्षित है तो वो केवल और केवल भारत है। इस प्रकार का चित्र बॉलीवुड ने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, और इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। इसमें पूरा का पूरा हाथ केवल और केवल बॉलीवुड का है, भारत की छवि को धूमिल करने के पीछे। और ये केवल भारत को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देने की बात नहीं है।
आप देख लीजिए भारत के गाँव का चित्रण किस प्रकार का है। हमेशा यहाँ पर मतलब तथाकथित जो वोक एक्टिविज्म इनके चलते हैं ना, तो यहाँ पर बस गांव के लोग डंडे लेकर के बैठे रहते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, बच्चों को ऐसे पटक पटक कर मारते रहते हैं। इस प्रकार का चित्र इन्होंने हमेशा से प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर तो बस जातिवाद के अलावा और कुछ है ही नहीं इस देश में, बस लोग एक दूसरे के जैसे गले काट रहे हैं, मार रहे हैं। इस प्रकार का चित्र इस इंडस्ट्री ने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। इवन प्यूडीपाई जैसा एक स्वीडिश यूट्यूबर, उसको भी भारत को जब मॉक करना होता है, जिसके टी सीरीज और उसकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, प्यूडीपाई ने एक सॉन्ग बनाया था भारत को मॉक करने के लिए, उसमें भी उसने भारत के ऊपर तंज कसने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जातिवाद का ही उपयोग किया था, उस शब्द का उपयोग किया था। अब सोचिए एक फॉरेन यूट्यूबर, उसके मन में भारत के प्रति ये बात कैसे आई। मैंने कहा ना 3-4 बातें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स को भारत के बारे में पता है, ताजमहल, गांधी और जातिवाद। ये आप देख लीजिए, बहुत सारे फॉरेन रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का है, हमारे यहाँ के वामपंथी फिल्म मेकर्स का है। सोचिए भारत में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सभी प्रकार के माइनॉरिटीज़ सबसे ज़्यादा सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन भारत में जीते हैं, परंतु फिर भी पूरे विश्व में भारत के प्रति क्या छवि बनी हुई है कि ये तो लिंचिस्तान है, यहाँ पर तो बस लिंचिंग होती है, ये तो इस्लामोफोबिक देश है, ये तो बहुत राजनीतिक रूप से अस्थिर यहाँ पर बना हुआ है, ये तो क्रिमिनल से भरा हुआ है, यहाँ पर तो ट्रैवल करना सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार की छवि भारत की विश्व के सामने बनी हुई है। जबकि दूसरी तरफ आप देख लीजिए, भेदभाव की अगर बात हो, रेसिज्म की अगर बात हो, माइनॉरिटीज़ के साथ में होने वाले भेदभाव की बात हो, तो साउथ कोरिया हो, अमेरिका हो, जिन देशों की छवि पूरे विश्व के सामने बड़ी अच्छी बनी हुई ना, वहाँ पर ये बातें सबसे ज़्यादा होती है। साउथ कोरिया के तो ये वीडियोस कुछ सामने आ गए हैं। अमेरिका में भी कुछ हालात अलग नहीं हैं। जो माइनॉरिटीज़ के साथ में होने वाले रेसिज्म की जो घटनाएं हैं, वहाँ पर तो बहुत सारी हत्या की घटनाएं भी सामने आई हुई है समय समय पर। ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसी कई सारी घटनाएं आई हुई है, यूके से भी, साउथ कोरिया से भी, बहुत सारी ऐसी। पर आप अगर हॉलीवुड का कंटेंट देखेंगे, आपको शायद ही मुश्किल से ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई फिल्म देखने को मिलेगी। या साउथ कोरियन कंटेंट देख लीजिए, ना के बराबर आपको कुछ ऐसा वहाँ के फिल्म मेकर्स अपने देश को लेकर के इतना ज़्यादा नकारात्मक चित्रण, मुझे तो याद नहीं आ रहा भाई, मैंने इतना कंटेंट देखा। हाँ, परंतु साउथ कोरिया को किसी ड्रीम लैंड की तरह, किसी लाला लैंड की तरह, सपनों की दुनिया की तरह, बस गुलाबी गुलाबी, स्ट्रॉबेरीज, बहुत प्यारा प्यारा सब कुछ, इस प्रकार से वे अपने साउथ कोरिया को प्रस्तुत करते हैं। इस कारण से होता क्या है कि बहुत सारे लोग, उनके मन में आज भी भाई मुझे तो साउथ कोरिया ट्रैवल करना है, भले ही वहाँ पर खाने पीने में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, भले ही वहाँ पर उससे कई जो ना ज़्यादा अच्छे ट्रैवल डेस्टिनेशंस भारत में है, परंतु फिर भी साउथ कोरिया के प्रति एक उत्सुकता बहुत सारे बच्चों के, युवाओं के मन में देखने को मिल जाए कि यार एक बार तो साउथ कोरिया ट्रैवल करना है, क्योंकि वे अपने देश को, अपनी खाद्य संस्कृति को वैसे प्रस्तुत करते हैं। भारत के शायद अलग अलग राज्यों की जो खाद्य संस्कृति है, उसके बारे में ज़्यादातर भारत के युवाओं को शायद पता नहीं होगा, परंतु साउथ कोरियन डिशेस के बारे में पूछ लीजिए, वहाँ के न्यूडल्स के अलग अलग डिशेस के जो नाम है ना, वहाँ के सूप्स के अलग अलग जो नाम है ना, वो भी पता होंगे। क्यों? क्योंकि कोरियन ड्रामास के माध्यम से, के ड्रामास के माध्यम से वे अपनी खाद्य संस्कृति को भी उस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। भारत के फिल्म मेकर्स या विशेषतः बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, उन्होंने कभी हमारी खाद्य संस्कृति को वैसे प्रस्तुत किया नहीं, उसका मजाक अवश्य ये उड़ाएंगे, उसका मजाक अवश्य उड़ाएंगे। और भारत को तो भाई हमेशा से नकारात्मक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया ही है। तो ये तो एक बात हो गई कि भारत के बारे में नकारात्मक छवि या भारत की छवि को धूमिल करने का काम सबसे ज़्यादा बॉलीवुड ने ही किया है। दूसरी तरफ हम आते हैं साउथ कोरिया में होने वाला भेदभाव। इसके पीछे भी 2 कारण हैं। एक तो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है वो साउथ कोरिया के बहुत ही ज़्यादा विचित्र है, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ पर लुक्स के पीछे इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है साउथ कोरियन लोग कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये तो मैंने इससे पहले भी बताया हुआ है कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए तो वहाँ पर एक प्रकार से वो ट्रैवल डेस्टिनेशन बना हुआ है, स्पेशली प्लास्टिक सर्जरीज करने के लिए। इतने ज़्यादा वे लुक्स के पीछे पागल है। और ये केवल भारतीयों के साथ में ही नहीं, इवन साउथ कोरिया की भी जो लोग हैं वहाँ पर भी अगर किसी के लुक्स अच्छे नहीं हैं, चाहे कुछ भी फेशियल जो स्ट्रक्चर है वो अगर सही नहीं है, तो जो साउथ कोरिया के मूल लोग हैं उन्हें भी भेदभाव का शिकार करना पड़ता है, होना पड़ता है। हाँ, तो ये लुक्स के कारण तो वहाँ पर भी ये भेदभाव है। इवन यहाँ तक आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए साउथ कोरिया का कंटेंट कि साउथ कोरियन जो पुरुष है वे दाढ़ी मूछे क्यों नहीं रखते हैं, क्यों क्लीन शेव रहते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर कोई दाढ़ी मूछे रखता है तो उसको अनसिविलाइज्ड माना जाता है, गंदा माना जाता है, और उसको नौकरी मिलना हो या फिर उसको विवाह होना हो वो कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नो, बिग नो।
एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल माना जाता है दाढ़ी मूछें रखने को साउथ कोरिया में। इस प्रकार के वहाँ पर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। और दूसरी बात, भारतीयों के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसके पीछे हमारी इंडस्ट्री, हमारे फिल्म मेकर्स सबसे बड़ा कारण है, जो हम अपनी छवि को सही नहीं कर पाए हैं। हम सबसे पहले हमें अपने घर से अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करने पर ध्यान देना होगा। ये बात सही है कि रेसिज्म बहुत अधिक ज़्यादा है, परंतु सबसे पहले हमारे देश के फिल्म मेकर्स जो हमारी ही जड़ें काटने के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार यहाँ के वामपंथी फिल्म मेकर्स जो लगातार नकारात्मक चित्रण करने के पीछे बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत के प्रति कोई सकारात्मक बात, भारतीय संस्कृति के प्रति कोई सकारात्मक बात यहाँ के फिल्म मेकर्स दिखा ही नहीं सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो दिखा पाए। अगर कोई फिल्म मेकर दिखाता भी है तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है कि तूने भारत को अच्छा कैसे दिखा दिया। ये इस इंडस्ट्री के हालात है। यहाँ पर अगर मसाला बड़े अगर प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री की मेन लॉबी में आपको आना है, तो आप कितना अधिक वोक एक्टिविज्म दिखा सकते हो, कितना अधिक भारत के नाम से, भारतीय संस्कृति के नाम से छाती कूट सकते हो, या पाकिस्तान प्रेम दिखा सकते हो, या लाल आतंकवादियों को ग्लोरीफाई कर सकते हो, उतना जल्दी बॉलीवुड का ये मेन इकोसिस्टम लॉबी आपको अपने पास ले लेगी। ये हालात है हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री के। तो सबसे पहले हम अपने आप को पूरे विश्व के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं, इस बात पर मुख्यतः हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये बात केवल और केवल फिल्मों के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि पूरा विश्व कोई यहाँ पर ट्रैवल नहीं करता है, पर वो किसी भी देश को उसका देखने का जो दृष्टिकोण है वो केवल और केवल फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से ही केवल और केवल बनता है। चाइना के हालात क्या है? वहाँ पर कोई 99% लोगों को कुंग-फू, शाओलिन, मार्शल आर्ट्स, ये इन बातों से कोई लेना देना भी नहीं होगा, परंतु फिर भी चीन ये नाम लेते ही हमारे मन में वो चित्र बन जाता है ना। तो ये बातें सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता होगी कि हम एक भारतीय के रूप में क्या कर सकते हैं। अगर हमें परिस्थिति बदलनी है अगर, तो सबसे पहले बॉलीवुड के ये जो वामपंथी फिल्म मेकर्स है या इनकी जो मेन लॉबी है, जिन्हें भारत के नाम से छाती कूटने के अलावा और कुछ नहीं आता है, सबसे पहले इनसे प्रश्न पूछने होंगे कि तुमने दशकों से भारत को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है विश्व के सामने। यहाँ बिल्कुल ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स जो भारत में पैसे लगा रहे हैं, हमें उनसे प्रश्न पूछने होंगे कि तुम हमेशा ऐसे वामपंथी फिल्म मेकर्स पर ही पैसे क्यों लगाते हो जो भारत की छवि को धूमिल करने का ही काम करते हैं। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति इतनी महान, यहाँ पर सभी प्रकार के माइनॉरिटीज इतने सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जीते हुए भी कैसे भारत की छवि धूमिल की। एक और उदाहरण में जाते जाते देना चाहूँगा। माइनर्स के, नाबालिग बच्चियों की होने वाली शादियाँ, विवाह, माइनर मैरिज इन US, यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका, इतना आप जस्ट गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, आपको आंकड़े चौंका देंगे। 2017 तक अमेरिका के जितने भी स्टेट्स है, जितना मुझे याद है 50 स्टेट्स है, सभी के सभी जगह पर नाबालिग बच्चियों के साथ में विवाह को कानूनी मान्यता थी, लीगल था। और पिछले केवल कुछ वर्षों में ही 3 लाख से अधिक नाबालिग बच्चियों के विवाह हुए हैं अमेरिका में, नाबालिग बच्चियों के, जिनकी आयु 14 से 17 वर्ष के बीच की है। और इन लगभग ये जितनी भी ऐसी माइनर्स के मैरिजेस हुए हैं अमेरिका में, उनमें परिस्थिति सब जगह पर एक ही है कि एक अडल्ट व्यक्ति होगा, प्रौढ़ पुरुष होगा, और दूसरी नाबालिग बच्ची होगी, और ये लीगल है। 2017 के बाद में केवल 10 स्टेट्स में इसको इलीगल घोषित किया गया है। 2017 के बाद में अभी जा करके, और वो भी कई जगह पर 2018 में, कुछ जगह पर 2020 में हुआ है। और अभी भी अधिकतर अमेरिका के स्टेट्स में जो नाबालिग बच्चियों के साथ में होने वाले जो विवाह है ना, वो अभी भी लीगल है, बिल्कुल। और हजारों ऐसे विवाह हर वर्ष अमेरिका में होते हैं। अब ये मैंने उदाहरण क्यों दिया? ये बताने के लिए कि देखो अमेरिका में कितने भयावह हालात है चाइल्ड मैरिजेस को लेकर के। पर क्या आपने कभी किसी हॉलीवुड की फिल्म में ये विषय देखा? नहीं। पर फिर भी हमारे मन में अमेरिका के प्रति क्या चित्र बना हुआ है कि सुपर पावर है भाई, सुपर पावर। और भारत में जो स्लम्स वगैरह वो दिखाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अधिक अमेरिका का स्लम एरिया ज़्यादा भयानक है। वहाँ पर अगर कोई रिपोर्टर जाता है या कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ ट्रैवल करने के लिए भी अगर जाता है ना, तो वो जीवित बचकर वहाँ बाहर निकल आए ये भी मुश्किल है, या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ चोरी चकारी, लूट पाट कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये हालात है अमेरिका के स्लम एरियाज़ की, इतनी ज़्यादा विषमता है। इसी के अगेंस्ट भारत में किसी भी गरीब से गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के घर कोई भी ट्रैवलर, कोई भी पर्यटक, कोई भी चला जाए, वो उसको पानी पिलाएगा, घर में बड़ी ही प्रेम से मुस्कुराते हुए स्वागत करेगा।
ये भारतीय सभ्यता, भारतीय कल्चर, संस्कृति, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। अमेरिका में हालात, स्लम एरियाज़ हो, चाहे चाइल्ड मैरिजेस हो, या कितने जितने भी आप कुरीतियाँ हम कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखने को मिलेंगे। पर उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से, हॉलीवुड के माध्यम से अपने आप को सुपर पावर के रूप में प्रस्तुत किया। और बाकी उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, दूसरे देशों को अस्थिर करना, वहाँ पर फंडिंग्स करके वहाँ के दूसरे देशों में वामपंथियों को, कई सारे एनजीओज़ को फंड करके उन देशों को अस्थिर करना, ये सब कुछ तो वहाँ पर होता ही है, वो एक अलग विषय है। पर प्रमुखतः एक चित्र कैसे प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं पूरे विश्व के सामने, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी तरफ भारत में आप अगर देखेंगे तो अमेरिका की अपेक्षा लोक संख्या के अनुपात में अगर देखेंगे, कोई भी एक विषय ले लीजिए, जो एक वोक एक्टिविज्म हमारे वामपंथी चलाते हैं ना, दूसरे देशों की अपेक्षा भारत में वो सैकड़ों गुना कम ही नजर आएगा। परंतु इन्होंने इस इंडस्ट्री को एक वोक एक्टिविज्म का अड्डा बना करके रखा है। हमारे कल्चर के बारे में वो कुछ अच्छा दिखाई नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये तो उनको ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की की नजर आती है। उनको तो इस सभ्यता को उखाड़ फेंकना है ना। ज़्यादातर वामपंथी विचारधारा के फिल्म मेकर्स हमें बॉलीवुड में देखने को मिलते हैं, तो उनका तो उद्देश्य ही है, इसको तो कुचलना है, इस सभ्यता को। इसके बारे में तो आप कुछ अच्छा दिखाई नहीं सकते। चलिए, मैंने तो कुछ मैटर भी नहीं बनाया था पर जो कुछ भी मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा था, तो मुझे लगा कि इस विषय को सामने लाना बहुत आवश्यक है, इस पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको ये बातें सही लगी हो, थोड़ा सा भी आप एग्री करते हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।